नमस्कार। जनबल में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, सबसे बड़ा मुद्दा केजरीवाल का भ्रष्टाचार, और इसी मुद्दे को भुनाकर भाजपा ने दिल्ली में 27 सालों के बाद अपनी सत्ता वापस पाई है। और राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को दिल्ली लिक्योर पॉलिसी यानी कि जो आबकारी नीति थी, जिस विषय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे केजरीवाल पर, उस आरोप में केजरीवाल को पूरी तरीके से बाइज्जत बरी कर दिया गया है, क्लीन चिट दे दी गई है। जो ओरिजिनल जजमेंट है, हम उससे समझेंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल जो ओरिजिनल स्टेटमेंट्स हैं जज के, उसको हम कोट करेंगे, किसी भी मीडिया के रिपोर्ट को कोट नहीं करेंगे, और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस जजमेंट के, इस ऑर्डर के मायने क्या हैं। थोड़ा सा इनिशियल डिटेल्स हम शेयर कर लेते हैं। इस ऑर्डर को जो पास किया है वो राउस एवेन्यू कोर्ट है, और ये जो कोर्ट है ये स्पेसिफिक MPMLA केसेस को डील करती है, और PC एक्ट के तहत इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ख़ास तौर पर भ्रष्टाचार के विषयों वाले केस को ये कोर्ट हैंडल करती है, राउस एवेन्यू कोर्ट। इसमें 2 पार्टी थी, एक CBI और दूसरा कुलदीप सिंह एंड अदर्स। कुलदीप सिंह कौन है? यहाँ पर एक्यूज नंबर 1, जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं CNR केस नंबर रिकॉर्ड है, DLC दिल्ली लिक्योर केस का ये जो ऑर्डर है, इसमें आगे बात कही गई है। और CBI की एंटी करप्शन ब्रांच ACB ने इस पूरे मामले को देखा है। यहाँ पर हम आगे देखें तो एक्यूज नंबर 8 मनीष सिसोदिया हैं। जो आगे हम देखें तो अरविंद केजरीवाल एक्यूज नंबर 18, सबसे बड़ा चेहरा इस केस का। और इस केस की जो फाइलिंग हुई थी वो 25 नवंबर 2022 को हुई थी। बाद में ये जो ऑर्डर है ये रिजर्व किया गया 12 फरवरी 2026 को, और 27 फरवरी को फाइनली इस ऑर्डर को प्रोनाउंस किया गया, बताया गया। जजमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो जज साहब कह रहे हैं, अपॉन एन एग्जॉस्टिव एंड पेनस्टेकिंग एग्जामिनेशन ऑफ द एंटायर रिकॉर्ड अंडरटेकन ओवर ए पीरियड एक्सिस्टिंग 2 months, यानी कि 2 महीनों के बहुत परिश्रम करने के बाद, पूरा जांच पड़ताल करने के बाद, कोर्ट इस निष्कर्ष पे आता है कि दिस कोर्ट इज लेफ्ट इन नो मैनर ऑफ डाउट दैट द प्रोसिक्यूशन केस डज नॉट डिस्क्लोज इवन द थ्रेशोल्ड ऑफ ए प्राइमा फेसी सस्पिशन, यानी कि ये जो आबकारी नीति में धांधली की बात कर रही है, डज नॉट डिस्क्लोज इवन द थ्रेशोल्ड ऑफ ए प्राइमा फेसी सस्पिशन, प्रथम दृष्टिया इसमें सस्पिशन भी नहीं हो रहा है कि इसमें धांधली की गई है। फार लेस द ग्रेव सस्पिशन, गंभीर आरोप की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। मैंडेटेड बाय, अब यहाँ पे कोर्ट आगे क्या कर रही है, मैंडेटेड बाय सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस फॉर प्रोसीडिंग फर्दर, यानी कि जो आपराधिक न्यायशास्त्र कहता है कि हमें प्राइमा फेसी सस्पिशन, प्रथम दृष्टिया कुछ हमें गलत दिखे तभी तो हम आगे प्रोसीड करेंगे फॉर प्रोसीडिंग फर्दर, लेकिन हम प्रोसीड ही क्या करें, सेटल्ड प्रिंसिपल, जो पहले से इस्टेब्लिश्ड सिद्धांत हैं कि भाई कुछ सस्पिशन दिखे तब तो हम आगे केस को बढ़ाएं, वो सस्पिशन भी नहीं दिख रहा है। डज नॉट डिस्क्लोज इवन द थ्रेशोल्ड of a prima facie suspicion. The excise policy case is sought to be projected by the CBI, जो कि CBI के द्वारा बताने का प्रयास किया गया, is wholly, आगे देखिए कोर्ट क्या कह रहा है इस पर, is wholly unable to survive judicial scrutiny and stands discredited in its entirety, यानी कि कोर्ट कह रही है कि जो CBI के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं आरोप के समर्थन में कोर्ट में, वो जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए प्रोसीड किया जाए, इतना भी वो मजबूत नहीं है दस्तावेज। स्टैंड्स डिसक्रेडिटेड इन इट्स इंटायरिटी, पूरी तरीके से आधारहीन है। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं और बदले में जो समर्थन में जो आप दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं वो आधारहीन है, डिसक्रेडिटेड इन इट्स इंटायरिटी। आगे कोर्ट कह रही है कि टू कंपेल द एक्यूज्ड, एक आरोपी को मजबूर करना फुल फ्लेज्ड क्रिमिनल ट्रायल में मौजूद रहने के लिए
स्टार्क अब्सेंस ऑफ एनी लीगली एडमिसिबल मटेरियल। आपके पास कोई मजबूत दस्तावेज नहीं है और आरोप आपने लगा दिया है और उसको क्रिमिनल ट्रायल में बार बार आप उसको बुलाना, ये अपने आप में जो हमारा न्याय का सिद्धांत है उसको सर्व नहीं करता है। वुड नॉट सर्व द एंड्स ऑफ जस्टिस। आगे कोर्ट कहती है कि जो एजेंसी के द्वारा मटेरियल कलेक्टेड बाय एजेंसी इटसेल्फ reflects a fundamental failure to properly appreciate, evaluate और draw lawful inferences। यानी कि जो एजेंसी के जो द्वारा दस्तावेज जो कलेक्ट किए गए उसमें फंडामेंटल फेल्योर दिखता है कि उसके बाद जो आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ की गई हैं, तो उसी में दिक्कत दिख रही है, शुरुआती जो कंक्लूजन है जांच एजेंसी का। और इसी पे वो आगे कह रहे हैं कि जो ओवर आर्चिंग कॉन्स्पेरेसी है, कि जो एक व्यापक साजिश की बात कही जाती है, सो इम्फेटिकली प्रोजेक्टेड, जिसको बहुत मजबूती से दिखाया गया है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार तो हुआ है, स्टैंड्स कम्प्लीटली डिसमेंटल्ड, पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है व्हेन टेस्टेड अगेंस्ट द एविडेंशियरी रिकॉर्ड, जब उसको सबूत के आधार पर जब उसको प्रमाणीकरण करते हैं तो उसमें वो बिल्कुल खरा नहीं हो रहा है। लेकिन एक व्यापक नैरेटिव बनाया गया है, लेकिन कोर्ट के सामने जब जांच में उसको इंडिपेंडेंट जब उसकी जांच की जाती है तो उसमें वो बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा है। तो कोर्ट के ये जो शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे कोर्ट ने कहा है अपॉन इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी, यानी कि स्वतंत्र जांच के बाद ये पता चला कि जो सो कॉल्ड पॉटी एंट्रीज थी अनगढ़िया फर्म्स की, जिसमें एलिज्ड चेन ऑफ पेमेंट्स की बात कही गई थी, ये इनएडमिसिबल है लॉ में। यानी कि हम इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि जो जांच एजेंसी है उसके द्वारा आरोप लगाए गए कि गोवा में एक अनगढ़िया फर्म्स है, उसके द्वारा आम आदमी पार्टी जो है पेमेंट्स करवाई थी, चेन ऑफ पेमेंट्स, यानी कि पैसों का आदान प्रदान करवाया गया और उसकी जो एंट्री की गई थी, पैसों की एंट्री की गई थी, पॉटी एंट्रीज थी वो। अब पॉटी एंट्रीज क्या होती है हम आगे थोड़ा सा समझेंगे, और ये अंगड़िया फर्म्स है इसको भी समझेंगे। मान लीजिए कोई DCS डेविड कुरियर सर्विस करके एक फर्म है, ठीक है। इसका ऑफिस है सिटी A में, सिटी B में, सिटी C में, सिटी D में। ये ऑफिसेज हैं इसके जहाँ से ये ऑपरेट करता है। ये किस तरीके का सर्विस प्रोवाइड करता है? कुरियर सर्विस। किस तरीके का कुरियर? ज्वेलरी हो गया जैसे सोना चांदी, इसके अलावा कैश हो गए, तो ये सब ये प्रोवाइड करता है कुरियर सर्विस। अब यहाँ पर कोई पर्सन X है जिसको 20 लाख रुपये सिटी B में किसी व्यक्ति को देना है। ये खुद जाने के लिए उपलब्ध नहीं है या इसे खतरा महसूस होता है कि ये खुद लेकर जाएगा, बैंक के द्वारा ये ट्रांसफ़र करना नहीं चाहता है, तो ये क्या करेगा? सिटी A के ऑफिस में जाएगा। ये जो फर्म है यहाँ पे 20 लाख रुपया दे दिया, इसके वो कुछ चार्ज लेगा पर लाख या पर 5 लाख, जो भी उसके चार्जेज होते होंगे। अब यहाँ से ये मैसेज कर दिया इस ऑफिस में कि X पर्सन ने Y पर्सन को देने के लिए इतना रुपये यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है। अब यहाँ पे इसके पास पहले से कैश मौजूद है रिजर्व में। अब यहाँ से ये कैश ले जा कर के उस व्यक्ति को प्रोवाइड कर देगा, जो कुछ चार्ज होगा वो चार्ज अपना वहाँ से वो डिडक्ट कर लिया है ऑलरेडी। तो इस तरीके से कैश का ट्रांसफ़र हो गया, कोई एक जगह से दूसरी जगह गया भी नहीं और लोगों के काम भी हो गए। लेकिन ये कैश ट्रांसफ़र में हो सकता है। अगर सोने और चांदी का ट्रांसफ़र करना हो तो उसमें तो मतलब लोग को जो भी कुरियर वाले लोग हैं उनको पर्सनली ट्रेवल करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमको 2 किलो सोना सिटी D से सिटी C में पहुंचाना है, तो इस केस में हम सोना यहाँ पे सबमिट कर दिए, उसका जो चार्ज है वो दे दिए, और फिर यहाँ से इनके लोग होंगे जो इंस्टेंटली यहाँ से सोना लेकर जाएंगे। और वहाँ पर कोई बैठा व्यक्ति, अगर यहाँ से कोई P व्यक्ति सोना सबमिट किया है R को देने के लिए, तो R तक सोना पहुँच जाएगा। तो इस तरीके का ये जो फर्म है काम करती है। तो जब ये किसी का सामान पहुंचाती है या किसी का कैश ट्रांसफ़र करती है, तो इनका अपना एक एंट्री बुक होता है जिसमें ये अपना एंट्री डालते हैं कि इतने का ट्रांसफ़र हुआ है इस व्यक्ति के नाम से
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम आते हैं कोर्ट के उस लाइन पर जो वो बता रही है। उससे पहले बता दें, ये जो कारोबार है, ये कारोबार पहले हवाला के नाम से बहुत फेमस रहा है। कुछ इसी तरीके का कारोबार दाऊद ऑपरेट किया करता था भारत में। अलग अलग शहरों में उसके ऑफिसेज हुआ करते थे और ये कारोबार बहुत प्रैक्टिस में था, चलन में था। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सरकार के दस्तावेज में कहीं रिकॉर्ड में नहीं होता है कि इतना पैसा इस इंसान को गया है। और अभी खास करके जो ज्वेलर्स वगैरह हैं वो अपने गहने, सोने चांदी को ट्रांसफ़र करवाते हैं। यहाँ पे वही आरोप लगा रही थी सीबीआई आम आदमी पार्टी पर कि कोई अंगड़िया फर्म है, उसके द्वारा आम आदमी पार्टी ने कैश का ट्रांसफ़र करवाया है जो इलीगल मनी है, जो आबकारी नीति से जो उसने पैसा कमाया है या अन्य गड़बड़ियाँ करके जो पैसा उसने कमाया है। तो यहाँ पर कोर्ट कह रही है कि सो कॉल्ड पॉटी एंट्रीज जो है अंगड़िया फर्म्स की, ये डॉक्यूमेंट जो है इनएडमिसिबल है लॉ में। अच्छा, ये पॉटी एंट्रीज क्या होती है? पॉटी एंट्रीज कुछ इस तरीके का होता है ये। तो कोर्ट यही कह रही है कि ये जो रसीद है, जो एक फर्म अपने ऑफिसेज में ये जो मेंटेन करती है बुक, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका कोई लीगल वैलिडिटी ही नहीं है। भाई इस रसीद का क्या वैल्यू है? कोई कुछ भी अमाउंट लिख देगा और बोल देगा कि इस व्यक्ति ने यहाँ से CTB में इतना रुपया भेजवाया। वही कोर्ट कर रही है कि जो सीबीआई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रही है और ये आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने अंगड़िया फर्म का इस्तेमाल करके और एंट्रीज दिखा रही है, पॉटी एंट्रीज। आगे कोर्ट कहती है, हाउएवर देयर आर सिचुएशंस वेयर द लैप्सेस आर सो फंडामेंटल दैट जुडिशियल साइलेंस वुड इटसेल्फ अमाउंट टू एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी। यानी कि कई जगह इतने बेसिक भूल किया गया था, लैप्सेस आर सो फंडामेंटल, यानी कि जो सीबीआई का आरोप है उसके प्रमाणीकरण में, दस्तावेज की प्रस्तुतिकरण में इतना बेसिक लैप्सेस था कि अगर जुडिशियल साइलेंस को आगे कंटिन्यू किया जाए तो एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी माना जाएगा। यानी कि अब न्यायालय चुप नहीं रह सकती है, न्यायालय सिर्फ सीबीआई के भरोसे नहीं छोड़ सकती है। और सबसे कठोर शब्द का आगे इस्तेमाल किया है, द कोर्ट कैन नॉट रिमेन ए म्यूट स्पेक्टेटर। कोर्ट मूक दर्शक बनकर यह सब देखते नहीं रह सकती है, इस तरीके से जांच एजेंसी का दुरुपयोग होते रहे। यहाँ पर यही कहा गया है कि लिबर्टी, जो आज़ादी है, वंस कर्टेल्ड। आप किसी पर आरोप लगा दिए हैं, इस तरीके का केस लगाए हैं जो कि बेल भी मिलना बहुत मुश्किल है, और वंस कर्टेल्ड, एक बार जो आपने जेल में डाल दिया, कैन नॉट बी मीनिंगफुली रिस्टोर्ड बाय सब्सिक्वेंट एक्विटल। बाद में उसको दोष मुक्ति हो जाता है तो क्या वो जो पैसेज ऑफ टाइम है वो वापस आ सकता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं केजरीवाल 6 महीने जेल में रहे और भी अलग अलग मंत्री सालों जेल में रहे। तो जो लॉस हुआ है टाइम का, उसको आप कैसे कंपेंसेट कर पाएंगे? लॉस ओकेजन बाय अनवारंटेड प्री ट्रायल डिटेंशन। यहाँ पे अनवारंटेड यानी कि इस तरीके का केस लगाया गया PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें अनवारंटेड प्री ट्रायल डिटेंशन है, उसमें बेल ही नहीं मिलेगा। जैसे SC/ST एक्ट है, बहुत मुश्किल से बेल मिलेगा। तो कोर्ट ने बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। अंत में जो जज हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों के साथ अपने इस ऑर्डर को ख़त्म किया और जहाँ पे वो कोट करते हैं, इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। यानी कि अगर एक जगह अन्याय हो रहा है तो वो हर एक जगह न्याय के लिए खतरा है। आज हमारे साथ हो रहा है, कल उसके साथ होगा। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट इतना हम पढ़ते हैं और पूरा एविडेंस के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो बचपन में जो पढ़ा करते थे कि एक डेमोक्रेसी का न्यायालय, जुडिशरी बहुत बड़ा पिलर है, पार्लियामेंट एक पिलर है, मीडिया एक पिलर कहा जाता है। तो खास करके इस केस में तो जो लोग थोड़ा बहुत पॉलिटिकल न्यूज़ से अवेयर रहते हैं उनको पता ही होगा कि मीडिया के द्वारा कितना लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया गया था। और आज विटनेस कर रहे हैं कि जुडिशरी का एक लोकतंत्र में कितना इम्पोर्टेंस है। नहीं तो जितनी भी सारी विपक्षी दल हैं
वो कहाँ जाएगी उसका कुछ पता नहीं है। और हम सब इसका विटनेस दशकों पहले कर चुके हैं आपातकाल के समय में, लेकिन ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक खूबसूरती है कि न्यायालय ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। खैर अभी ये राव एवेन्यू कोर्ट का मामला है, आगे ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है।